सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें। जितने भाई बंद जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। और हम पढ़ा रहे थे टीजीटी के एंशिएंट हिस्ट्री में, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में हम पाषाण काल से शुरू किए हैं। तो पाषाण काल में मैंने आपको बताया कल की पाषाण काल होता क्या है, पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, यही तीन भाग है। तो मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक तीन एजों में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में मैंने कल के सेशन में आपको डिस्कशन में बताया था। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यही सीक्वेंस से लगातार आपके पास जाएगा। तो आइए आज के सेशन में हम डिस्कशन कौन करेंगे, तो वो टॉपिक होगा जो वह होगा कि जो पूरा पाषाण काल का पहला कालखंड है। मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः उस ग्राफ को अगर हम बना देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो पूरा पाषाण काल है, अर्थात पाषाण काल, पाषाण काल को मैंने आपको बताया था कि तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। एक को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और तीसरे को कहा जाता है नव पाषाण काल। तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको डेट के बारे में बताया था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी डेट बताई है। तो पूरा पाषाण काल कब से माना जाता है? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक माना जाता है? अर्थात देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। और 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? नव पाषाण काल कहलाता है। ठीक है। पूरा पाषाण काल यह मानव का आरंभिक काल था। इसमें मानव में ज्यादा बदलाव देखने को मिले, इसीलिए इसे तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक को कहा गया पूरा पाषाण काल, दूसरे को कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरे को कहा गया नव पूरा पाषाण काल, यही कहा गया। ठीक है। तो ये तीन चीजें कही गई। जो पूरा पाषाण काल है ये कब से कब तक है? तो ये जो है कहां से कब तक, अर्थात 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, इन सब के बारे में मैंने कल के सेशन में आपसे डिस्कशन किया था, 1 लाख ईसा पूर्व तक। जो मध्य पूरा पाषाण काल है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल माना जाता है। जबकि 40,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल माना जाता है। ठीक है। ये सब प्रमुख चीजें हैं।
तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, उसके बाद नव पाषाण काल पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आप बनाइएगा इसमें से, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो पहला है वह पूर्व पूरा पाषाण काल है। पूर्व पूरा पाषाण काल ना। जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, जिसका कालखंड कब से माना जाता है? मैंने आपको बताया कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 1 लाख ईसा पूर्व तक। अर्थात यह सबसे बड़ा पाषाण अर्थात कालखंड है। कौन सा? पूर्व पूरा पाषाण काल। अर्थात यह मानव का सबसे आदिम काल है, प्रारंभिक काल। यह मानव का सबसे आदिम काल है, अर्थात मानव की प्रारंभिक अवस्था जो कहेंगे हम इसी को कहेंगे। अर्थात जब मानव पृथ्वी पर आया उस समय की अवस्था है। अर्थात इस कालखंड के जो प्रारंभिक पाषाण औजार खोजे गए, इस काल के जो प्रारंभिक पाषाण औजार खोजे गए वो मद्रास के पल्लवरम से खोजा गया। और प्रारंभिक जो औजार खोजे गए वो कौन कौन से थे? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर थी। कौन कौन से थे? कि जो प्रारंभिक पाषाण औजार खोजे गए वो हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि थे। तो पाषाण उपकरणों की उपयोगिता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा गया। किसके? पाषाण उपकरणों के आधार पर। तो पाषाण उपकरणों के आधार पर किसके? पाषाण उपकरणों के आधार पर पूर्व पूरा पाषाण काल को दो भागों में क्या हुआ? विभाजित किया गया है। किया गया है। 2 भागों में कौन कौन से विभाजित किया गया? पहले को कहा गया, एक को कहा गया जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एक्चुलियन संस्कृति। क्या कहा जाता है? एक्चुलियन। एक को कहा गया एक्चुलियन संस्कृति। एक्चुलियन संस्कृति। इसी को कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति। इसी को कहा जाता है मद्रास संस्कृति। ठीक है। और दूसरा जो हुआ वो कौन सा कहलाया? दूसरे को चापिंग संस्कृति। इसी को कहा जाता है सोहन संस्कृति।
इसी को कहा जाता है। तो चापर चापित संस्कृति, सोहन संस्कृति, इसी को एक नाम दे दिया जाता है पेबुल संस्कृति। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है, अर्थात ये नाम आपका कम सुनने को मिलता है। एक्यूलियन संस्कृति किसे कहा जाता है? एक्यूलियन संस्कृति अर्थात जो पूर्व पाषाण काल में जो प्रारंभिक औजार खोजे गए थे वो कहां से खोजे गए थे? दक्षिण भारत से खोजे गए थे। और उसी दक्षिण भारत से खोजे गए थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्यूलियन संस्कृति कहा जाता है। अब पहला जो पाषाण औजार खोजा गया था वह खोजा गया था हैंड एक्स, इसीलिए इसे हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। तो हैंड एक्स संस्कृति कहां पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो मद्रास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत के मद्रास से खोजा गया था, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मद्रास संस्कृति के नाम से। तो दो संस्कृतियां इसके अंतर्गत आती हैं पूर्व पाषाण काल के ना। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? एक्यूरियन संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति, और दूसरा मद्रास संस्कृति, दूसरा चापर चापिंग संस्कृति या सोहन संस्कृति या पेबुल संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? जो पहला है जिसे कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति। शॉर्ट में आप पढ़ेंगे हैंड एक्स संस्कृति। या इसी को कहा जाता है कौन सा? इसी को हैंड एक्स संस्कृति, या इसी को कहा जाता है मद्रास संस्कृति, या इसी को एक नाम और दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? हैंड एक्स संस्कृति या मद्रास संस्कृति। इसी को कहा जाता है एक्यूरियन संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के अंतर्गत जो पहला पाषाण, प्रथम पाषाण, पहला पाषाण औजार रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स खोजा गया ना। तो पहला जो पाषाण औजार था रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से कौन सा खोजा गया था? हैंड एक्स खोजा गया था। इसी को किस नाम से जाना गया? तो इसी को कहा गया सोहन अर्थात हैंड एक्स संस्कृति, इसी को कहा गया। आगे चलकर मद्रास के कई स्थानों से जो है आगे चलकर जो 1864 ईस्वी में क्या किया गया? आगे चलकर आगे चलकर 28 सितंबर 1864 ईस्वी में एक नाम था प्रोफेसर किंग ने क्या किया
कि मद्रास के वध मदुरै तथा अति रपक्कम नामक स्थान से नामक स्थान से हैंड एक्स क्लीवर स्क्रैपर जैसे औजारों की खोज की ना, क्योंकि प्रारंभिक जो औजार मिले वो दक्षिण भारत से मिले, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल के पूर्व पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक औजार मद्रास के क्षेत्र से खोजा गया, इसलिए इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहा गया। ये जो कोरतलयार नदी घाटी थी, ये किस नदी के किनारे, जो पल्लवरम नामक स्थान है, वो किस, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी घाटी के किनारे था, तो कोरतलयार नदी घाटी, क्योंकि जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो नदी घाटी के किनारे हुआ। तो पल्लवरम के कोरतलयार नदी घाटी के किनारे ये सब पाषाण औजार खोजे गए। तो पहला जो पाषाण औजार खोजा गया है वो कौन था, हैंड एक्स था। और प्रारंभिक जो पाषाण काल के खोजे गए वो कहां से खोजे गए, कि मद्रास क्षेत्र से खोजे गए। प्रारंभिक जो खोजा गया पाषाण औजार था वो कौन था, हैंड एक्स, इसीलिए हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के पल्लवरम के साथ साथ जैसे दो और स्थान थे, बद मदुरै और अतिरपक्कम आदि स्थानों से भी पूरा पाषाण कालीन औजार खोजे गए। पूरा पाषाण कालीन दक्षिण भारत से खोजे गए औजार कौन कौन से थे, तो दक्षिण भारत से खोजे गए कौन कौन से औजार थे, दक्षिण भारत से खोजे गए औजार, दक्षिण भारत से खोजे गए औजार कौन कौन थे, औजार कौन कौन से थे, कौन कौन औजार थे, इस प्रकार देखा जाए तो जैसे औजार कौन कौन से, जैसे हैंड एक्स था, हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर था, क्लीवर, स्क्रैपर, स्क्रैपर,
ये सब कैसे थे? दक्षिण भारत से खोजे गए पाषाण औजार थे। ठीक है। इसी प्रकार पूरा पाषाण काल के कुछ औजार उत्तर भारत से खोजे गए। कहां से? उत्तर भारत के, जो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है, कुछ भारत का क्षेत्र है। तो जो उत्तर भारत से पाषाण औजार खोजे गए वो सोहन नदी घाटी के किनारे खोजे गए। सोहन नदी घाटी के किनारे खोजे गए। ये पाषाण औजार कौन थे? तो पेबुल था, चापर था, चापिंग था, ये पाषाण औजार थे। उत्तर भारत से खोजे गए पाषाण औजार। तो उत्तर भारत से खोजे गए पाषाण औजारों के आधार पर उत्तर भारत की संस्कृति को क्या कहा गया? सोहन संस्कृति नाम दिया गया। उत्तर भारत के सोहन नदी घाटी से 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने खोजा था, और डीएन वाडिया ने ही उत्तर भारत की संस्कृति, पूरा पाषाण संस्कृति को नाम दिया था सोहन संस्कृति। तो किसने नाम दिया था? डीएन वाडिया ने नाम भी दिया था। तो डीएन वाडिया ने इसी का नाम दिया था सोहन संस्कृति। ठीक है। उत्तर भारत से जो खोजे गए पाषाण औजार थे कौन कौन से थे? दूसरा जो है वो कौन सा है? सोहन संस्कृति। दूसरा कौन सा माना जाता है? सोहन संस्कृति। या इसी को कहा जाता है चापर चापिंग संस्कृति ना, या इसी को पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। पूरा पाषाण कालीन कुछ पाषाण औजार उत्तर भारत के सोहन नदी घाटी से खोजे गए। ये पाषाण औजार कौन थे? जैसे था पेबुल, चापर, चापिंग, आदि थे। कौन थे? आदि थे। ये जो पाषाण औजार थे ये शिवालिक क्षेत्र से खोजे गए थे। कहां? उत्तर भारत के ये पाषाण औजार उत्तर भारत के शिवालिक क्षेत्र से खोजे गए। उत्तर भारत के शिवालिक क्षेत्र से खोजे गए ना। डीएन वाडिया ने
सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में सोहन नदी घाटी से इन औजारों की खोज की। इन औजारों की खोज की 1928 ईस्वी में। और डीएन वाडिया ने ही पाषाण संस्कृति को सोहन संस्कृति नाम दिया। जो सोहन संस्कृति किसने कहा? पाषाण पूर्व पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को सोहन संस्कृति किसने कहा? तो पूर्व पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को सोहन संस्कृति कहने वाले कौन थे? तो डीएन वाडिया ही थे। तो सोहन संस्कृति नाम किसने दिया था? तो डीएन वाडिया ने ना। आगे चलकर 1930 ईस्वी में एक थे KRU टाड ने सोहन संस्कृति के पिंड सेब का उत्खनन कराया था ना। सोहन नदी के में मानव आवास के साथ और हैंड एक्स प्राप्त करने वाले कौन थे? तो PH संकालिया थे। मैंने आपको बताया कि ये जो उत्तर भारत से खोजे गए, उत्तर भारत से खोजे गए पाषाण औजार कौन थे? पेबुल, चापर, चापिंग, वटिकास, आदि थे ना। इसके साथ साथ कुछ 1930 ईस्वी में एक कौन थे? इनका नाम था KRU टाड। KRU टाड महोदय ने सोहन नदी घाटी से क्या किया था? पिंडसेन क्या क्या कराया था? 1 सेकंड का समय दीजिएगा, 1 सेकंड का।
हम्म के से के पिंड खेब का उत्खनन कराया था। किसने? 1930 ईस्वी में के.आर. टाड ने। ठीक है। उत्तर भारत के उत्तर भारत के अन्य पूर्व पुरा पाषाण कालिक स्थल कौन कौन से हैं? स्थल जैसे मकलपुर है। मकलपुर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मकलपुर, चौतरा, चौमुख, कलार आदि। कौन से हैं? तो उत्तर भारत के अन्य पूर्व पुरा पाषाण कालीन कालिक जो स्थल हैं कौन है? मलकपुर है, चौतरा है, चौमुख है, कलार है, ये सब माने जाते हैं ना। सोहन नदी घाटी में मानव आवास के साक्ष्य क्या? सोहन नदी घाटी के मानव आवास के साक्ष्य एवं मानव आवास के साक्ष्य एवं हैंड एक्स उपकरण पीएच संकालिया ने प्राप्त किया। ना ये सब कैसे हैं? अर्थात उत्तर भारत से दूसरे पाषाण औजार हैंड एक्स, क्लीवर, स्कैपर खोजे गए, जबकि दक्षिण भारत से हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर खोजे गए प्रारंभिक पाषाण औजार। उत्तर भारत से खोजे गए कौन कौन से? चापर, चापिंग, पेबुल। अब आइए कुछ पेबुल ये सब कैसे थे इस पर थोड़ा सा निगाह। कौन थे पेबुल? अर्थात जो पानी के रगड़ के कारण जो पाषाण औजार चिकने हो गए थे वो कहलाए क्या? पेबुल। पेबुल पेबुल कौन कहलाए? मान लीजिए कि ये नदी घाटी है, नदी है, तो नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं वो पानी के रगड़ के कारण क्या हो जाते हैं? चिकनी। जैसे बालू हम लेते हैं तो बालू जब आता है तो उसमें देखिए शंकर भगवान की तरह एकदम चिकने चिकने निकलते हैं। तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि पानी के रगड़ के कारण वो चिकने हो गए, तो कहलाते हैं कैसे? पेबुल। तो पेबुल वही कहलाते हैं। और इसी पेबुल से क्या बनाया गया? चापर बनाया गया। चापर, इसी से क्या बनाया गया?
अर्थात पानी के रगड़ के कारण जो पाषाण औजार पाषाण कैसे हो गए, जो शिलाखंड जो थे वो चिकने हो गए, वो कैसे हो गए, पेबुल कहलाए। और इसी पेबुल से क्या बनाया गया, पाषाण औजार बनाए गए। एक को कहा गया क्या, चापर। चापर किसे कहा गया, अर्थात मूल पाषाण खंड को एक आकार देकर क्या बना दिया गया, गणासा के टाइप का। कैसा बना दिया गया, गणासा। गणासा कैसा होता है, तो गणासा का मतलब जिसपे एक तरफ का धार हो, उसी को क्या कहा गया, गणासा बना दिया गया। तो यह कहलाया पेबुल, अर्थात एक तरफ पकड़ने के लिए एक तरफ ये धार बना दिया गया, तो ही कहलाया चापर। और इसी पेबुल से ही क्या बना दिया गया, दूसरा पाषाण औजार बना दिया गया, अर्थात पाषाण खंड को क्या किया गया कि दोनों तरफ धार बना दिया गया, उसी को कहा गया चापिंग। क्या कहा गया, चापिंग। तो पेबुल से ही क्या बना, चापर और चापिंग बना। तो जिसके एक तरफ धार होता था वो क्या कहलाता था, चापर, और जिसकी तरफ दोनों तरफ धार होता था वो क्या कहलाता था, चापिंग कहलाता था। तो ये पेबुल से ही बने थे, ये उत्तर भारत के पाषाण औजार थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के जो औजार बनाए गए, पूर्व पूरा पाषाण काल के पाषाण औजार क्वार्टरजाइट नामक सख्त पत्थर से, सख्त पत्थर से बनाए गए। अर्थात जो भी पाषाण औजार बनाए गए वो किस पत्थर से बनाए गए, तो क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो पूर्व पूरा पाषाण काल के पाषाण औजार बनाए गए किस पत्थर से बनाए गए, तो क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाए गए ना। अब बात आती है, ये पाषाण औजार, ये पाषाण औजार कोर पद्धति द्वारा बनाए जाते थे। ये पाषाण औजार किसके द्वारा बनाए जाते थे, कोर पद्धति। कोर पद्धति क्या होती है, अर्थात जब मूल पाषाण खंड को खुरच कर एक आकार दे दिया जाता है, रगड़ रगड़ कर एक आकार दे दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता था, कोर पद्धति। अर्थात क्या किया जाता है कि मूल पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़े को लेकर रगड़ रगड़ के एक आकार दे देना, ऊपर से छिलकर एक आकार देना। जैसे आप देखते होंगे कि पत्थर से क्या बना दिया जाता है, हम विभिन्न आकार प्रकार दे देते हैं, नक्काशी बना सकते हैं, फूल पत्ती बना सकते हैं। ऐसे ही जो पूर्व पूरा पाषाण काल के औजार बनाए गए वो कैसे बनाए गए, कोर पद्धति पर बनाए गए। कोर पद्धति क्या होता है, मूल पाषाण खंड को एक खुरच खुरच कर एक आकार दे देना, वही कहलाता है कोर पद्धति। तो जो पाषाण औजार बनाए गए वो कैसे बनाए गए, कोर पद्धति पर बनाए गए। ठीक है, तो कोर पद्धति क्या है आप समझ गए होंगे कि मूल पाषाण खंड को खुरच खुरच कर एक आकार दे देना, रगड़ रगड़ के एक आकार दे देना, वही कोर पद्धति। जैसे ये पेन है तो इसे रगड़ रगड़ के इसको किसी आकार को हम बना सकते हैं। ऐसे ही पत्थर के अर्थात मूल पाषाण खंड को, क्योंकि आदिकाल का जो मानव था वो बलिष्ठ था, तो बड़े बड़े पत्थरों को एक रगड़ रगड़ कर क्या करता था, उसे औजार का रूप में धारण कर देता था, दूसरे रूप में बदल, जिसकी उसकी आवश्यकता होती थी वैसा वो बना लेता था, क्योंकि वह दिमाग का जीरो था और शरीर का हीरो था। इसीलिए वह क्या करता था कि मूल पाषाण खंड के बड़े बड़े पाषाण खंडों को अपनी आवश्यकता के अनुसार वह रगड़ रगड़ कर क्या करता था, उस अपने उपयोग के लिए बना लेता था। उसी को कहा गया कोर पद्धति। इस काल का जो मानव था उसका दो ही काम था, एक खाद्य संग्राहक
और दूसरा आत्मरक्षा करना, अर्थात शिकार करना और आत्मरक्षा करना, यही इस काल के मानव का मुख्य उद्देश्य था। इस काल का मानव कैसा था? अस्थिरवासी, अस्थिरवासी था, अर्थात बुद्धिहीन और अस्थिरवासी था, अर्थात व्यक्ति के पास किसी तरह का कोई दिमाग नहीं था, लेकिन और अस्थिरवासी, अस्थिरवासी का मतलब कोई निश्चित आवास इसका नहीं था। तो इस काल का जो पूरा पाषाण कालिक मानव है कैसा था? अस्थिरवासी था, और इसका एक ही काम था, एक खाद्य संग्राहक, दूसरा जो था वो शिकार अर्थात सुरक्षा, अर्थात आत्म सुरक्षा और खाद्य संग्राहक, अर्थात भोजन का प्रबंध करना। भोजन का प्रबंध उस समय सब प्राकृतिक था, बड़े बड़े जो जानवर थे उनका शिकार करना, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करना, यही मुख्य काम था। और उसी के अनुरूप क्या करता था? ये औजार बनाता था। तो पूरा पाषाण कालिक ये है। तो पूरा पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल है, इसके तहत दो उपकरणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, औजारों के आधार पर। एक कहा गया दक्षिण संस्कृति, दक्षिण अर्थात दक्षिणी संस्कृति को हम क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति, या उसे हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्यूरियन संस्कृति के नाम से, क्यूलियस संस्कृति के नाम से जानते हैं। हैंड एक्स संस्कृति, क्यूलियस संस्कृति, या मद्रास संस्कृति, या दक्षिण भारत की संस्कृति के नाम से जानते हैं। अर्थात पहला जो पाषाण औजार खोजा गया वो दक्षिण भारत से ही खोजा गया था। पहला पाषाण औजार कौन था? हैंड एक्स था। इसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम भी पड़ गया सोहन हैंड एक्स संस्कृति। अन्य स्थान दक्षिण भारत से जो खोजे गए थे वो कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया कि पहला जो था अर्थात मद्रास के पल्लवरंग के कोल तलयार नदी घाटी से खोजा गया था। और इसी के साथ साथ जैसे अन्य औजार जो खोजे गए वो उसी के मद्रास क्षेत्र से ही, जैसे बदमदुरै है, अतिरपक्कम है, आदि स्थानों से भी क्या किए गए? पाषाण औजार खोजे गए। वो सब कैसे थे? वो जो पाषाण औजार थे वो इसी संस्कृति, मद्रास संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत से सोहन नदी घाटी के किनारे से खोजे गए थे। ये पाषाण औजार कौन से थे? तो पेबुल था, चापर था, चापिंग था। ये पाषाण औजार सोहन नदी घाटी के क्षेत्र से खोजे गए थे, इसीलिए डीएन वाडिया ने इस संस्कृति को, उत्तर भारत की संस्कृति को क्या नाम दिया था? तो सोहन संस्कृति नाम दिया था। सोहन संस्कृति नाम दिया था। इसे शिवालिक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत के शिवालिक पर्वत क्षेत्र से पाया गया था, इसीलिए शिवालिक संस्कृति के नाम से भी जाना गया। इस उत्तर भारत की संस्कृति के अंतर्गत कुछ और प्रमुख स्थल थे, जैसे मलकपुर था, चौतरा था, कलवार था, चौमुख था। ये सब प्रमुख स्थल थे, उत्तर भारत से खोजे गए थे। उत्तर भारत से सोहन नदी घाटी से जो औजार खोजने वाले थे वो कौन थे? कि डीएन वाडिया ही थे। कब खोजा था? 1928 ईस्वी में खोजा था। इसी के क्रम में मैंने आपको बताया कि 1930 ईस्वी में जो आर्यू टाड थे उन्होंने सोहन नदी घाटी के पिंड घेब नामक स्थान का उत्खनन भी कराया था। वहां से भी कुछ उत्तर भारत के पाषाण औजार मिले थे। सोहन नदी घाटी से मानव आवास के साक्ष्य और हैंड एक्स प्राप्त करने वाले कौन थे? तो एच.डी. संकालिया थे। एच.डी. संकालिया महोदय ने क्या किया था कि सोहन नदी घाटी से मानव आवास के साक्ष्य और हैंड एक्स के साक्ष्य प्राप्त किए थे। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। जो उत्तर भारत के पाषाण औजार खोजे गए, अर्थात जो पूरा पाषाण काली का औजार थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो क्वार्टरजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। ये किस पद्धति के पाषाण औजार बनाए जाते थे? कोर पद्धति से बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया कि मूल पाषाण खंड को खुरच कर आकार दे देना वही कहलाता है कोर पद्धति। तो कोर पद्धति वही कहलाता है। इस काल का मानव कैसा था? अस्थिरवासी था। और इस काल का जो मानव था उसका दो ही काम था। एक क्या था? खाद्य संग्राहक, दूसरा आत्म सुरक्षा। यही इसका काम था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं।
तो पूर्व मध्य पाषाण काल, क्योंकि ये कालखंड बड़ा है, इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कशन आपसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।